नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ और जिन लोगों का एग्ज़ाम, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का या इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का या मंडी परिषद का, तो उसमें एक पोर्शन है GS। और अगर ग्रुप सी की बात करें तो उसमें इंग्लिश और ARO में इंग्लिश पूछी जानी है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान पर रखते हुए मैंने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है ASC मंडी परिषद प्रिपरेशन, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने उसका नाम भी दे रखा है। प्लेलिस्ट उस नाम से बना रखी है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी मैं शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ, यानी कि पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखूँगा, फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। जब तक सारे नहीं हो जाएंगे तब तक ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। इस तरह से पूरी राज्य व्यवस्था के वीडियो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम सिनोनिम, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी सीरीज़ में ये हिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है, यानी कि इतिहास का वीडियो नंबर 4 है। और मैंने इतिहास के 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। नागरिक राज्य व्यवस्था के भी 2 वीडियो दे दिए हैं, एक इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड किया है। और इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपको इसी तरह से डे बाई डे सारे वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसी सीरीज में आज ये हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने कौन से क्वेश्चंस लिए हैं। एकदम एक सीरियल से चल रहा हूं और उसी की सीरियल को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वह है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो दोस्तों, महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था तो वो किया था गुप्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। ये जो स्तंभ है गुप्तकालीन धातु विज्ञान, ठीक है, किस जो है समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो दोस्तों, वो कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनकी माता का नाम था दत्त देवी और इनका काल जो था ये गुप्त काल कहा गया, जो कि एक स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो दोस्तों, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे उन सिक्कों को क्या कहते थे? तो आंसर आपका हो जाएगा रुपयक। उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशेख निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है जो हरिशेख था, ये जो इनमें से राजा दिए गए हैं ऑप्शन में, ये किसका राज कवि था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, हरिशेख जो था ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, हरिशेख ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये रिपीट होता है। तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो माता थी उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, तो किस अभिलेख में इनका नाम लिच्छवी दौहित्र बताया गया है ये ध्यान रखिए। तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है उसमें जो है लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुडू के आक्रमण के द्वारा रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुप्तों के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के थे उस पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अतः गुप्तों के जो सिक्के थे ये संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, अपनी विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान, जो कि उनका शासनकाल था 335 से लेकर 375 ईस्वी, ठीक है, में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है? तो वो दी है विंसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? तो दोस्तों ये सारी संवत आपको पता होने चाहिए। तो जो गुप्त संवत है 319 ईस्वी से शुरू किया गया। ठीक है, यही समुद्रगुप्त के जो समुद्रगुप्त प्रथम थे उनके राज्यारोहण की तिथि भी है। तो ये जो 319 ईस्वी है, इसी दिन से जो है गुप्त संवत का शुभारंभ किया गया था। और ये जो 319 ईस्वी है, सॉरी 1900 बार बोल रहा हूँ, 319 ईस्वी है, इसी को जो है जो आपके चंद्रगुप्त प्रथम है उनके राज्यारोहण की तिथि भी बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपाधियाँ वर्णित हैं? तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ के जो शिलालेख हैं उसमें समुद्रगुप्त की उपाधियाँ वर्णित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो इलाहाबाद के स्तंभ है यानी कि इनके जो शिलालेख हैं इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हर्षिक ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियाँ पद्यात्मक तथा बाद की पंक्तियाँ जो हैं वो गद्यात्मक हैं। और ये जो है ये संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, फायान ने भारत में 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। तो कब से कब तक इन्होंने भ्रमण किया था? फायान ने 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच जो है भारत का भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो सभी को पता है जो पंचतंत्र है इनकी कथाओं का संकलन किसने किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वराह मिहिर कौन थे? तो दोस्तों वराह मिहिर कौन थे? तो दोस्तों जो वराह मिहिर थे ये एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है दोस्तों, जो वराह मिहिर थे ये गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका हैं। ठीक है, बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहद जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुप्त का। तो अजंता की जो गुफाएं हैं इनका जो निर्माण कार्य है ये 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला है। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अजंता के गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो दोस्तों संगम काल में रोमन व्यापार का जो केंद्र था तो वो था अरिकमेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अरिकमेड जो था एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न मार्गों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहाँ से रोम को जाती थी। अरिकमेड जो कि पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र चोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने जो राजा था वो था राजेंद्र चोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा त्याग समुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्तों ये त्याग समुद्र पदवी है ये राजा राजेंद्र चोल ने नहीं धारण की थी। बाकी मूड़ीकोंडा, गंगैकोंड और पंडित चोल, ये सारी की सारी पदवी राजेंद्र राजा चोल ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों जो अधिकांश चोलकालीन मंदिर हैं ये शिव को समर्पित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो राज जो बृहदेश्वर का शिव मंदिर है ये आपका किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है राजराज प्रथम के द्वारा, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो दोस्तों जो महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा हैं आपको बताना है कि किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा पल्लवों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो सर्वाधिक जो चिरस्थायी योगदान है राष्ट्रकूटों का तो वह है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंगा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, यानी कि आपका जो यहाँ पर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कन्नड़ काव्य के कवि पंगा, पुन्ना और रान्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया था, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लव और वेल्लोर। दोस्तों जो वेल्लोर है ये पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। ठीक है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर यानी कि जो मौर्य है पाटलिपुत्र, पंड्या है मदुरई, काकतीय है वारंगल, ये सारे के सारे ऑप्शन मैच सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, और इनके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन है जो आज के जीएस सेशन का, तो वह है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय था ये वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं अभी प्राचीन हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ, प्राचीन इतिहास को लेकर चल रहा हूँ, और जैसे ही प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश कर देता हूँ फिर उसके बाद हम लोग मिडल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। नागरिक शास्त्र भी इसी तरह से, यानी कि जो राज्य व्यवस्था है वो भी आपको यहाँ पर इसी तरह से पढ़ाई जा रही है एक सीरियल से, और इसी तरह से आपको इंग्लिश के भी वीडियो सीरियल वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।